नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। बहुत स्वागत है आप सभी का। नए भारत की नई संसद में प्रवेश के लिए तैयारियां पूरी हो गई कि आज संसद भवन के गज द्वार पर उपराष्ट्रपति की ओर से औपचारिक रूप से राष्ट्रध्वज फहराया गया। 18 सितंबर को पुरानी संसद में कार्यवाही चलेगी और इसके बाद 19 से 22 सितंबर तक नए भारत की नई संसद इतिहास रचेगी। विशेष सत्र के दौरान नई संसद में क्या खास रहेगा, आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। नई संसद में तिरंगा फहरा दिया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विशेष सत्र से एक दिन पहले नए भवन के गजद्वार पर तिरंगा फहराकर श्री गणेश किया। 18 से 22 सितंबर तक चलने वाले इस विशेष सत्र के पहले दिन पुराने सदन में कार्यवाही होगी और उसके बाद 19 सितंबर से नए भारत की नई संसद में 4 दिन की कार्यवाही होगी। देखिए, ये ऐतिहासिक पल है आज का दिन और विलक्षण क्षण है और बहुत लोग आए, इसमें फ्लोर लीडर भी आए, उसके लिए बधाई और शुभकामनाएं। लेकिन सर कुछ नेता जो है, जैसे खड़गे साहब का कहना है कि उन्हें देर से सूचना मिले। वो आ गए ना, उनके प्रतिनिधि आ गए ना, तिवारी जी आए हैं ना। 19 सितंबर को महापर्व गणेश चतुर्थी है। जाहिर है इस दिन नए भवन में विधिवत पूजा के बाद गृह प्रवेश होगा और इसके बाद सदन की कार्यवाही होगी। इतना कहना चाहती हूँ कि राष्ट्र की संसद राष्ट्र की शान है, हमारे संवैधानिक आस्था का केंद्र बिंदु है। जिस राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की आप बात करते हैं, वो ध्वज आजाद भारत में फक्र के साथ हम लहरा सके, इसके लिए कई लोगों ने और विशेषतः हमारे जवानों ने बलिदान दिया है। एक नागरिक होने के नाते आप भी इस बात से सहमत होंगे कि अगर हम में से भी किसी को ये मौका मिले कि हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को देश की संसद पर फहराने का मौका प्राप्त कर सकें और उसकी छत्र छाया में मात्र खड़े हो सके, तो ये हर भारतवासी के लिए गर्व का विषय होगा। अगर नए संसद भवन में व्यवस्थाओं की बात की जाए तो ध्वनि और वायु प्रदूषण रोकने पर काम हुए हैं। सभी सांसदों के लिए विशेष लाउंज बना दिए गए। लाइब्रेरी, डाइनिंग हॉल, पार्किंग की सुविधा है। अहम कामकाज के लिए अलग ऑफिस बनाए गए हैं। कमेटी मीटिंग के लिए हाईटेक उपकरण लगाए गए हैं। पुराने भवन की तुलना में नए भवन के लोकसभा और राज्यसभा में सांसदों की बैठक व्यवस्था सुधारी गई है। पुराने सदनों में सांसदों को सबसे ज्यादा दिक्कत बैठने में आती थी, लेकिन नए संसद भवन के दोनों सदनों में स्पेस बढ़ाई गई है। अब लोकसभा और राज्यसभा के कक्ष में एक बेंच पर 2 सदस्य बैठेंगे। आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। हर सीट पर डिजिटल सिस्टम लगाए गए हैं। सिस्टम को मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। लोकसभा के महत्वपूर्ण दस्तावेज भी सिस्टम में आप देख सकेंगे। नए सदन को पेपरलेस करने पर जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा नए संसद भवन परिसर में लेटेस्ट ऑडियो विजुअल सिस्टम भी लगाए गए हैं। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले और सत्र स्थगित होने के बाद इनके जरिए सांसदों, कर्मचारियों को भी इसकी सूचना मिलती रहेगी। नई संसद में कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड जारी किया गया है। लोकसभा सचिवालय के आदेश के मुताबिक मार्शल, सुरक्षा कर्मचारियों, अधिकारियों, चैम्बर अटेंडेंट और ड्राइवर्स के लिए नई ड्रेस जारी की गई है, जिसे नए संसद भवन में कामकाज के दौरान उन्हें पहनना होगा। अधिकारियों को मैजेंटा या गहरे गुलाबी रंग की नेहरू जैकेट पहननी होगी। उनके लिए तय की गई कमीज पर पुष्प का डिजाइन छपा होगा। कर्मचारी खाकी रंग की पैंट पहनेंगे। संसद के दोनों सदनों में मार्शल की नई पोशाक में अब मणिपुरी पगड़ी भी शामिल होगी। संसद के सुरक्षा कर्मचारी नीले सफारी सूट के बजाय सेना की वर्दी जैसी पोशाक में नजर आएंगे। राज्यसभा और लोकसभा के साथ साथ नए संसद भवन में एक संविधान हॉल भी बनाया गया है। इसमें देश की संवैधानिक विरासत की प्रदर्शनी लगाई गई है।
नई लोकसभा में 888 सांसदों के बैठने की क्षमता होगी। राज्यसभा का आकार लोकसभा के मुकाबले छोटा होगा। राज्यसभा में 384 सांसद बैठ सकेंगे। दोनों सदनों का संयुक्त सत्र लोकसभा चैम्बर में होगा। इसमें 1280 सांसद एक साथ बैठ सकेंगे। इस विशेष सत्र में सरकार की ओर से सभी कैबिनेट मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, स्वतंत्र प्रभार मंत्रियों को 5 दिन पूरे समय मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। यानी नए भारत की नई संसद देश की तरक्की के लिए तैयार है। अब आपको बता दें, विशेष सत्र के दौरान नई संसद में क्या एजेंडा हो सकता है। सत्र के पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा में 75 सालों में संसद की यात्रा पर चर्चा होगी। उसके बाद कई बिल पेश किए जाएंगे। पोस्ट ऑफिस बिल 2023, एडवोकेट संशोधन विधेयक 2023 और प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल 2023 शामिल हैं। ये सभी बिल पहले ही 3 अगस्त 2023 को राज्यसभा द्वारा पारित किए जा चुके हैं। तो नए संसद भवन में सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही सरकार के मंत्रियों को उनके कार्यालयों के लिए कमरों का आवंटन भी कर दिया गया है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ 11 कैबिनेट के मंत्रियों को नए संसद भवन में अपर ग्राउंड फ्लोर पर कार्यालय के लिए कमरा आवंटित कर दिया गया है। तो ग्राउंड फ्लोर पर कौन कौन से जो कैबिनेट के मंत्री हैं उन्हें कमरे अलॉट किए गए हैं कार्यालय के लिए, वो आपको बताते हैं। सबसे पहले अमित शाह की बात करें, G33 नंबर उन्हें अलॉट किया गया है। राजनाथ सिंह G34 जो है उनका कार्यालय का जो कमरा है वो अलॉट किया गया है। नितिन गडकरी को G31 और पीयूष गोयल को G30 अलॉट किया गया है। इसके अलावा निर्मला सीतारमण G12 उन्हें कार्यालय के लिए कमरा अलॉट कर दिया गया है। 96 साल के लंबे सफर के बाद पुराना संसद भवन अब इतिहास की बात होगा। नए संसद भवन में न सिर्फ हाईटेक सुविधाएं होंगी बल्कि अल्ट्रा हाईटेक सिक्योरिटी का भी इंतजाम होगा। शानदार नक्काशी, भव्य कॉरिडोर और सुपर लार्ज स्पेस। नए संसद भवन में क्या क्या खासियतें होंगी अब आपको वो बताते हैं। भारत का नया संसद भवन अब दुनिया के सामने है। भव्य, अतुल्य और शानदार आर्किटेक्चर की इमारत पूरी दुनिया की नजरों को अपनी ओर खींच रही है। तिकोने आकार के नए संसद भवन का निर्माण 15 जनवरी 2021 को शुरू हुआ था। पुराना संसद भवन 47,500 वर्ग मीटर में है, जबकि नई बिल्डिंग 64,500 वर्ग मीटर में बनाई गई है। यानी पुराने संसद भवन से नया भवन 17,000 वर्ग मीटर बड़ा है। नया संसद भवन 4 मंजिला है। इसमें 3 दरवाजे हैं। इन्हें ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार नाम दिया गया है। सांसदों और वीवीआईपीज के लिए अलग एंट्री है। इस पर भूकंप का भी कोई असर नहीं होगा। इसे एचसीपी डिजाइन के तहत तैयार किया गया है। 4 मंजिला संसद भवन में 1224 सांसदों के बैठने की व्यवस्था की गई है। नई बिल्डिंग की सबसे बड़ी विशेषता संविधान हॉल है। इस हॉल में संविधान की कॉपी रखी जाएगी। इसके अलावा महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, देश के प्रधानमंत्रियों की बड़ी तस्वीरें भी लगाई गई हैं। देखिए, एक तो कानून बनाने वाले लोगों को जो सुविधाएं चाहिए संसद में कार्य करने के लिए, वही सुविधाएं नहीं थी। आधुनिकता और विज्ञान के प्रगति के साथ और जो जिम्मेदारियां बढ़ी हैं उसके प्रतिकूल वह संसद भवन था। जो भी संसद भवन में सांसद रहे हैं या हैं, उन्हें इसका अनुभव होता था। उस प्रतिकूलता के माहौल में कुशलता के साथ कानून बनाना, कानून पर बहस करना एक कठिन काम था। इसके अतिरिक्त इसका संबंध देश की संप्रभुता और देश के अनौपनिवेशिकरण से भी है, डीकोलोनाइजेशन से भी है। कांग्रेस ने तो सत्ता का हस्तांतरण किया, देश की भूमि और देश की राजनीति ब्रिटिश गुलामी से मुक्त हुई, लेकिन देश के विचार, देश की संरचनाएं
अभी भी यूरोप केंद्रित रहा है, उसी का प्रतीक ये संसद भवन था। और उस संसद भवन से नए संसद भवन में आकर हमने यह संदेश दिया है कि नया संसद भवन इस देश की, नए भारत की उस संप्रभुता का प्रतीक है जहां बैठकर हम कानून बनाते हैं। पुराने संसद भवन को 96 साल पहले यानी 1927 में बनाया गया था। मार्च 2020 में सरकार ने संसद को बताया था कि पुरानी बिल्डिंग का समय सीमा से ज्यादा इस्तेमाल हो चुका है। इसके साथ ही लोकसभा सीटों के नए सिरे से परिसीमन के बाद जो सीटें बढ़ेंगी, उनके सांसदों के बैठने के लिए पुरानी बिल्डिंग में पर्याप्त जगह नहीं है। इसी वजह से नई बिल्डिंग बनाई जा रही है। हम सौभाग्यशाली हैं कि नए पार्लियामेंट की फाउंडेशन स्टोन भारत के चुने हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों हुई और इनागुरेशन भी उनके हाथों के द्वारा हो रहा है। तो ये आज़ादी का प्रतीक है, हमें संगोल वापस मिला हुआ है, जिसके बारे में नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा भी नहीं। किंतु जो और दूसरी महत्वपूर्ण बातें हैं वह यह है कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग संसद के डेटा रिकॉर्ड मेंटेन करने में और स्पीच को मेंटेन करने के लिए किया गया है। इसमें इंस्टेंट स्पीच टू टेक्स्ट फैसिलिटी है टेक्नोलॉजी के हिसाब से। जैसे हमारे सपोज तमिल एमपी ने कुछ कहा तो पंजाब के एमपी या हिंदी के एमपी को वही मटेरियल इंस्टेंट अवेलेबल हो जाएगा, घर से एक्सेस किया जा सकता है, रिमोट एक्सेस दिया गया है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर लंबे सड़क का रीडेवलपमेंट किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल 8 सितंबर को इसका उद्घाटन किया था। उन्होंने उसी दिन इसका नाम राजपथ से बदलकर कर्तव्य पथ करने का ऐलान भी किया था। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने 12 जुलाई 2022 को संसद भवन में बने अशोक स्तंभ का अनावरण किया था। कर्तव्य पथ और संसद भवन के अलावा प्रधानमंत्री का ऑफिस, घर, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग और वाइस प्रेसिडेंट एनक्लेव भी सेंट्रल विस्टा पावर कॉरिडोर का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 73वां जन्मदिन है। पीएम के जन्मदिन के अवसर पर बीजेपी देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर देश और दुनिया के तमाम नेताओं ने उन्हें बधाई दी है और देश में पीएम मोदी के लिए दुआओं का भी दौर चला। पीएम मोदी के जन्मदिन को पूरे देश में भव्य तरीके से मनाया गया। देश दुनिया के नेताओं से लेकर जनता ने पीएम मोदी की लंबी उम्र की कामना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीएम मोदी को बधाई देते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आपने भारत के जीवन मूल्यों व लोकतांत्रिक परंपरा की निष्ठा का आदर्श प्रस्तुत किया है। मेरी शुभेच्छा और प्रार्थना है कि ईश्वर आपको सदा स्वस्थ और सानंद रखे तथा राष्ट्र को अपनी अमूल्य सेवाएं प्राप्त होती रहें। वहीं पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बधाई दी। अमित शाह ने पीएम मोदी की लंबी उम्र की कामना करते हुए लिखा कि नए भारत के शिल्पकार मोदी जी ने देश की प्राचीन विरासत के आधार पर भव्य और आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव रखने का काम किया है। मोदी जी से हम सभी को सदैव राष्ट्रहित सर्वोपरि की प्रेरणा मिलती है। ऐसे अद्वितीय नेता के मार्गदर्शन में देश सेवा का अवसर मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इस खास मौके पर लखनऊ में उनकी जीवनी पर आधारित प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। सीएम योगी ने भी प्रदर्शनी देखी। ये प्रदर्शनी हजरतगंज जीपीओ में लगाई गई है। सीएम योगी ने पीएम मोदी को बधाई देते हुए लिखा कि मां भारती के परम उपासक, नए भारत के शिल्पकार, विकसित भारत के स्वप्न दृष्टा, एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रति संकल्पित, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। पीएम मोदी के जन्मदिन पर बधाइयों का दौर चला। यूपी की जनता उनकी लंबी आयु की कामना की। वाराणसी में 73 किलो का लड्डू केक बनाया गया। बच्चों ने भी अनोखे तरीके से पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया। बच्चे पीएम मोदी के लुक में नजर आए। वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में एक कलाकार ने रेत से पीएम मोदी की तस्वीर बनाकर उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। वहीं पीएम मोदी के जन्मदिन पर
लखनऊ के हजरतगंज में प्रदर्शनी लगाई गई। यही नहीं, पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं ने सोहर गाकर पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया। मुस्लिम महिलाओं ने 73 दीप जलाए और उनकी आरती उतारी। मुस्लिम महिलाओं ने मोदी की तस्वीर की आरती उतारकर उनका शुक्रिया अदा किया। वहीं मेरठ में बच्चों ने अनोखे तरीके से पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया। सैकड़ों स्टूडेंट्स ने G20 के शेप में मानव श्रृंखला बनाई। इस आयोजन को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराने की तैयारी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यशोभूमि कहे जाने वाले इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर द्वारका के पहले चरण को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू करने से पहले भगवान विश्वकर्मा को पुष्पांजलि अर्पित की। यशोभूमि में पीएम मोदी ने कारीगरों से मुलाकात की, सभी कारीगरों के स्टॉल पर पहुंचे और उनके काम के बारे में जाना। इससे पहले पीएम मोदी धौला कुआं में मेट्रो में सवार होकर द्वारका सेक्टर 25 पहुंचे। इस दौरान मेट्रो में यात्रियों से बात करते हुए नजर आए। मेट्रो में पीएम के साथ सेल्फी लेने वालों का भी क्रेज दिखा। बच्चों को चॉकलेट भी बांटे। मेट्रो में प्रधानमंत्री मोदी यात्रियों से बात कर रहे थे, ऐसे में उनके साथ फोटो खिंचवाने वालों की भीड़ लग गई। मेट्रो में यात्रियों ने उनके साथ खूब फोटो खिंचवाई और हंसी मजाक किया। और आज जब प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली मेट्रो में सफर कर रहे थे तो उस दौरान एक महिला मेट्रो यात्री ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए संस्कृत में गीत गाकर पीएम को जन्मदिन की बधाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।